हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मजे में। इस सेशन में हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस। वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर हम लोगों ने देख लिया। हाइगेंस वेव थियरी, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थियरी, और फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थियरी। ये हम लोगों ने टॉपिक देखा था। अब इस समय हमको देखना है इंटरफेरेंस। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? अगर कह लें कि टू वेव्स टू वेव हैं हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी और किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, और किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, और मीडियम का एक पॉइंट हम मान लेते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट पी लेते हैं। और जब ये वेव्स जो हैं हमारी इस पॉइंट से पास होंगी, गुजरेंगी, तो उस कंडीशन में इस पॉइंट की जो इंटेंसिटी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी मीडियम में सम पॉइंट हैविंग इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एंड सम पॉइंट हैविंग इंटेंसिटी इज मिनिमम। जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। 2 इंटरफेरेंस होते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यानी कहने का मतलब कि जब अगर हमारे पास 2 वेव्स है हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी और किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं, तो मीडियम के किसी पॉइंट से जब पास होती हैं तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक इंटरफेरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव, जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है। लेकिन ये बात तो हम लोग देखें, तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हालांकि हम लोग ने देख लिया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लेकिन यहाँ पे नीड्स है उसकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं नंबर्स ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन ए मीडियम resultant displacement at a point at any instant is the vector sum of the individual waves। जितने भी वेव्स होते हैं उनका वेक्टर सम होता है। अगर मान लें कि मीडियम में एक पॉइंट यहाँ पे है इस जगह पर, और एक वेव जो होती है हमारी इस तरह से इस पॉइंट से पास हो रही है, ऐसे आ रही है। तो जब वेव्स आती है, या सीधा ले सकते हैं, वेव्स को हम सीधा कर लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे पी पॉइंट है, और एक वेव्स हम ले लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पर जब वेव्स आती है, तो ये जो पार्टिकल पॉइंट पी का पार्टिकल्स है वो ऑसिलेट करने लगता है, एसएचएम करने लगता है। अब ये तो या तो अपवर्ड जा सकता है, इस पॉइंट से अपवर्ड जा सकता है, या डाउनवर्ड आ सकता है। अब हमारे पास मान लेते हैं कि एक अनदर वेव है और इसी पॉइंट पर इस तरह से जाती है। तो अब 2 सिचुएशन बनते हैं। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हम y1 मान लें और इसका डिस्प्लेसमेंट y2, तो यहाँ का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। अब एक एग्जांपल से लेते हैं और एग्जांपल से देखते हैं। ये पार्टिकल्स फर्स्ट वेव को हमने देखा कि जो फर्स्ट वेव है इस पार्टिकल को एवप ले जा सकता है, नीचे ला सकता है। ये भी वही काम करेगी, या तो अपवर्ड ले जाएगा या तो डाउनवर्ड ले जाएगा। अपवर्ड ले जा सकता है या डाउनवर्ड ले जा सकता है। अगर ये मान लेते हैं कि जो फर्स्ट वेव है हमारी, इस पार्टिकल को 6 मिलीमीटर एवप ले गई, 6 मिलीमीटर एवप ले गई मीन पोजीशन से, और जो सेकंड वेव है
वो सेकेंड 2 मिलीमीटर डाउनवर्ड ले गए, 2 मिलीमीटर डाउनवर्ड, या पहले कह ले कि ये भी जो होता है 6 मिलीमीटर अपवर्ड ले गई। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा 6 + 6 12 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर होगा। अब सेकेंड, अगर ये वेव्स जो होती है, फर्स्ट वेव इसको 6 mm कहाँ ले गई, एभप ले गई, और जो सेकेंड वेव है वो भी 6 mm एभप ले गई। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, 12 mm का होगा। अगर ये कहे कि फर्स्ट वेव इसको 6 mm जो होता है ऊपर की तरफ ले गई, और सेकेंड वेव जो है हमारी इस पार्टिकल को 2 मिलीमीटर डाउनवर्ड लाई, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 4 मिलीमीटर का होगा, 4 मिलीमीटर। यानी देखें कि जो वेव्स होती है हमारी, वेव्स में ये चीज़ें वेव्स है, तो ये अगर वेव्स है हमारा तो ये कहलाता है क्रेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और इसको हम लोग कहते हैं ट्राग। ये हमारा ट्राग है और ये क्रेस्ट है, ट्राग और क्रेस्ट। तो जो वेव्स होती हैं जब सेम फेज में होती है, सेम फेज में होती है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वेव का क्रेस्ट सेकेंड वेव के क्रेस्ट से सेकेंड वेव के क्रेस्ट से ओवरलैप करता है, सेकेंड वेव के क्रेस्ट से ओवरलैप किया, तो दोनों जो होती है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा। या कह दें कि जो हमारा सेकेंड वेव फर्स्ट वेव है उसका अगर ट्राग है, ट्राग सेकेंड वेव के ट्राग से ओवरलैप करता है, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगी। अगर फर्स्ट वेव का क्रेस्ट अगर वो ओवरलैप करता है सेकेंड वेव के क्रेस्ट से, फर्स्ट वेव का क्रेस्ट और सेकेंड वेव के ट्राग से क्रेस्ट ओवरलैप करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सीधा हो जाएगा, क्योंकि इसका क्रेस्ट इसके ट्राग को ओवरलैप कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब फर्स्ट वेव इस पार्टिकल को 6 mm एवप ले गई मीन पोजीशन से, और सेकेंड वेव भी इसको 6 mm एवप ले गई, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 12 mm का हुआ। लेकिन अगर फर्स्ट वेव 6 मिलीमीटर एवप ले जाती है और सेकेंड वेव 2 मिलीमीटर डाउनवर्ड लाती है, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिला वो हुआ 4 मिलीमीटर का। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर नंबर्स आ, यहाँ तो 2 वेव्स था, अगर नंबर्स ऑफ वेव्स है तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए जितने भी इंडिविजुअल वेव्स होंगी उन सबके डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम निकाल लेंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट, और वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर 2 फिनोमेना बेस्ड होती है, और वो है इंटरफेरेंस और दूसरा है YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अभी इंटरफेरेंस हम लोगों ने देखा, तो इंटरफेरेंस में हम लोगों ने ये देखा कि अगर 2 वेव्स हैं हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन ए सेम मीडियम, और मीडियम के किसी पॉइंट से पास होती है, तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस के केस में क्या कहते हैं कि सबसे बेस्ट एग्जांपल्स होता है जो सोप बबल होता है। कभी आप उसको क्या कहते हैं सनलाइट में देखेंगे तो ग्रीन दिखता है, और वो फिनोमेना जो होती है वहाँ पे इंटरफेरेंस का ही होता है फिनोमेना। तो इंटरफेरेंस के कारण ही जो सोप बबल होता है वो हल्का सा ग्रीन दिखता है। तो ये था। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पे कि ये चीज़ देख लिए हम लोग कि हमारे पास इंटरफेरेंस के लिए 2 वेव्स चाहिए, तो और उनकी फ्रीक्वेंसी,
और एक बात जानना और है कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? तो कोहेरेंट सोर्स ऐसी सोर्स होते हैं जिनकी कह लें कि जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और जो फेज डिफरेंस होता है डज नॉट वेरी विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट से वेरी नहीं करता, और फेज डिफरेंस के लिए फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है, नीड्स है। कोहेरेंट सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है। अब यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक पॉइंट्स है यहाँ पे P पॉइंट, और इस पॉइंट पर एक वेव्स है यहाँ से चल रही है, ये वेव्स यहाँ पे, और एक दूसरी वेव्स है ये सोर्स हम मान लेते हैं कि S1 सोर्स है और दूसरा सोर्स है S2 सोर्स, और एक वेव्स जो होती है यहाँ S2 सोर्स ले लेते हैं और यहाँ से ये वेव्स यहाँ पे चल रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी वेव्स 2 है वो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है। अगर इस वेव का इक्वेशन लिखे, साइनसॉइडली इक्वेशन y1 इक्वल टू एम्पलीट्यूड a1 और साइन ओमेगा टी और प्लस kx माइनस kx या प्लस kx, ये साइनसॉइडल वेव्स है, क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरा है दूसरे सोर्स जो है दूसरा वेव्स है, उसका इक्वेशन लिख लिया y2 इक्वल टू a2 और साइन ओमेगा टी और प्लस kx। एक वेव्स S1 सोर्स से निकली और दूसरी वेव्स जो होती है हमारी S2 यहाँ से S2 सोर्स से निकली, और ये हम देख रहे हैं कि जो हमारी वेव्स 2 है ये वेव फर्स्ट है और ये वेव्स 2 है। तो वेव 2 जो होता है एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है, तो पाथ ट्रेवल करेगी तो यहाँ पे फेज डिफरेंस भी होगा। अगर ये मान लें कि इसका डिस्प्लेसमेंट x1 और इसका डिस्प्लेसमेंट x2, तो जब ये वेव यहाँ पे इस P पॉइंट पर आई तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और प्लस kx1, और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट P पॉइंट पर हो गया y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी और प्लस kx2। ये मिल गया हम लोग को। अब यहाँ पे हमको चाहिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अब फाइंड करेंगे। पहले हम ले लेते हैं फेज डिफरेंस क्या होगा। तो जो भी वो वेव्स होती है साइन के या कोसाइन हो या साइन फंक्शन हो या कोसाइन फंक्शन हो, इसका जो आर्गुमेंट होता है ये वाला पोर्शन जो होता है वो कहलाता है, इसको बोला जाता है फेज। ये फेज है। ओमेगा जो है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा आप देखें तो ओमेगा कोहेरेंट सोर्स के लिए ओमेगा का सेम होना नीड्स है, मस्ट है कि ओमेगा सेम होगा, और ओमेगा दोनों वेव्स के लिए सेम है, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स का मतलब कि एक सेकंड में वेव्स कितने वाइब्रेशन कर रही है, ये होता है। अब दूसरी चीज कि x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, और k जो होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये भी दोनों वेव्स के लिए सेम है, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा, वेयर लेमडा इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव्स, और k भी सेम है। और जो मीडियम हमारा सेम है, देखिए दोनों वेव्स के लिए ओमेगा सेम, k भी हमारा सेम है, और जो वेलोसिटी होगी फ्रीक्वेंसी तो सेम होना ही है। तो यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है दोनों वेव के लिए क्या है, सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम होगी, क्योंकि मीडियम तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, दोनों क्या है सेम मीडियम है, तो वेलोसिटी भी हमारी सेम होगी। तो ये था हम लोगों के पास, कह दें कि y1 और y2। तो हमको चाहिए फेज डिफरेंस, तो फेज इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा phi1 है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा phi2 है।
तो जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा फाई टू माइनस फाई वन कर लेते हैं। तो फाई टू, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पाथ जल्दी इसका फेज ज़्यादा होगा, इसका फेज जो होता है कम होगा, तो फाई टू माइनस फाई वन, फाई टू माइनस फाई वन इक्वल टू, यहाँ से देखें तो ये हो गया हमारा ओमेगा टी प्लस के एक्स टू और माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हुआ, के कांस्टेंट होगा और यहाँ पे x2 माइनस एक्स वन, और के को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा और डेल्टा फाई इंटू डेल्टा एक्स। दिस इज द फेज डिफरेंस। ये हमारा फेज डिफरेंस होगा। अब फेज डिफरेंस देखिए कि जो फेज डिफरेंस है हमारा, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स मीन्स पाथ डिफरेंस। तो हमको एक फॉर्मूला मिला, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। और अगर पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला अगर यहाँ से हम फाइंड करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई, और ये लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा फाई। तो ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू होगा डेल्टा फाई। तो ये था एक कॉन्सेप्ट फेज डिफरेंस का। अब हम लोग निकालेंगे क्या कहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको नोट करें। ओके तो मिटा दें। ओके, यूं प्यार से ना देखो नहीं तो प्यार हो जाएगा, यूं प्यार से ना देखो नहीं तो प्यार हो जाएगा। ओके तो चलो बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्या कहते हैं ये जो है था हम लोगों का। अब हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लेते हैं, फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी फाइंड कर लेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास वेव्स है, एक वेव y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और दूसरी वेव है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और दोनों में फेज जो चेंजिंग है वो फाई मान लेते हैं। ये हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास टू वेव्स हैं। एक का जो डिस्प्लेसमेंट है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और दूसरे वेव्स का डिस्प्लेसमेंट a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ? नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू हम लिख सकते हैं y1 और प्लस y2। y1 जो हुआ वो है a1 साइन ओमेगा टी और प्लस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई, यहाँ के एक्स रहेगा, के एक्स प्लस फाई ये हुआ। अब देखिए कि ओमेगा टी प्लस के एक्स ये दिख रहा है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसको हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करें तो फिर इसको हम लिख सकते हैं a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस a2 साइन
साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो साइन यहाँ पे मिला ओमेगा टी प्लस के एक्स कास फाई प्लस ए टू तो रहेगा दोनों के साथ, तो ए टू और यहाँ पे आ गया कास ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये हो जाएगा साइन फाई, इतना मिला। अब इन दोनों में आप देखें तो ये और ये वाला दोनों चीज़ हमको दिख रहा है कॉमन है, तो कॉमन हम ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा a1 और प्लस यहाँ a2 कास फाई, a2 और ये मिल रहा है कास फाई, और हमने कॉमन लिया साइन ओमेगा टी और प्लस है के एक्स। दूसरे में जाए तो दूसरे में हम ऐसे लिख सकते हैं a2 और कास साइन फाई को पहले लिख लेते हैं, तो साइन फाई इंटू कास ओमेगा टी और प्लस हो गया के एक्स, ये मिल जाएगा हम लोग को। अब यहाँ पे कुछ सपोजिशन पुट करेंगे हम, इतने को ये वाले टर्म्स को a1 प्लस a2 कास फाई को मान लेते हैं ये कास थीटा, ये हमने मान लिया कास थीटा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, और a2 साइन फाई, a2 साइन फाई को हम मान लेते हैं ए साइन फाई, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब एक काम करते हैं कि इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पे y इक्वल टू ए कास थीटा यहाँ पे हुआ साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो साइन ओमेगा टी और प्लस हो गया के एक्स, और इसको देखें तो इतना को हम लोगों ने क्या माना है, ये साइन फाई, ये सॉरी ये थीटा है, थीटा, तो ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा, और फिर है हमारे पास कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी और प्लस के एक्स। अब फिर अगेन देखें तो हमको एक फार्मूला मिल रहा है, ये तो दोनों में कॉमन है, हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला मिला है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो ये फार्मूला यूज करें तो अगेन ये फार्मूला मिल रहा है ए साइन ओमेगा टी और प्लस के एक्स और प्लस प्लस थीटा, ये मिलेगा। ये रिजल्टेंट वेव है, रिजल्टेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, और ये कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ SHM होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे हमको मिला a1 प्लस a2 और कास a1 प्लस a2 कास फाई का होल स्क्वायर और प्लस a2 साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू, इस तरफ आएंगे तो देखिए ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कार्लेरी है, कह दें आइडेंटिटी है ट्रिगो फंक्शन का, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और यहाँ पे ले लिए कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ मिला। अब इसको ओपन करते हैं हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से,
तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास कास एक चीज छूट रहा है यहाँ पे, कास स्क्वायर 5 प्लस 2A1 A2 कास 5 ये हुआ, और ये है प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, ए स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर। अब देखें कि इसको और इसको एक पास कर दें तो A2 स्क्वायर दोनों में कॉमन, कास स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 भी हमारा 1 होगा, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ए स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और ये होगा कास 5। ये हम लोगों का एक रिजल्ट मिला, ए स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास 5। ठीक है, तो बच्चों आप इसको नोट करें, तो इसको हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, और उस मेथड से हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, जो ग्राफिकली होगा वेक्टर मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ओके बच्चों, नोट करें, ओके नोट कर लिया, तो ओके 1 2 3। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता मैं हूँ। ओ क्या सर, विलन क्यों बन रहे हैं? अरे बच्चों मेरा भी दिल है। ओके, तो चलिए, तो आते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखें कि इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और छूट गया हम लोगों का, हम लोग को फाइंड करना था, क्या करते हैं, जो थीटा था, तो दो इक्वेशन थे, एक A1 प्लस A2 और कास 5 इक्वल टू हमने मान रखा था ए कास थीटा, इसको हम रिलेशन फर्स्ट, और सेकंड जो था वो था A2 साइन 5 इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको हम 2 मान लें। 2 में 1 को डिवाइड कर दें तो देखिए इधर से पहले लिखते हैं, ए से ये कैंसिल, साइन बाई कास टैन थीटा, तो ये मिल जाएगा टैन थीटा इक्वल टू, इस तरफ आए तो ये A2 साइन 5 अपान A1 प्लस A2, और ये हो जाएगा कास 5। अब दूसरा मेथड है कि जैसे हम लोगों ने माना था कि यहाँ पे हमारा P पॉइंट है, और एक सोर्स S1 यहाँ से एक वेव यहाँ पे आ रही है, और दूसरा सोर्स यहाँ पे S2 और सेकंड वेव ऐसे आ रही थी। ठीक है, इसका इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस kx, और यहाँ से ले सकते हैं y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी और प्लस kx। अब जब यहाँ पे आया तो दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, और सुपरपोजिशन से यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा, दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x1 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x2, तो ये x1, तो इस जगह पर जो डिस्प्लेसमेंट हो गया y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी और प्लस हो जाएगा kx1, और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट होगा y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा 2 और प्लस kx2,
ये हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिला। अब वेक्टर से हम ले लेते हैं जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो वेक्टर a1 है, वेक्टर a1 है, उसकी लेंथ हम मान लेते हैं a1 के बराबर। तो हमने एक वेक्टर इस तरह से ड्रा कर लिया और दोनों में चूंकि ये सेकंड वेव एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है, तो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है तो दो इसमें हम फेज मान लेते हैं कि इनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। तो फाई फेज पर हम सेकंड वेक्टर को ड्रा कर लेते हैं और ये हो गया a1 और ये हो गया a2। अब इसको हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें तो ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया और रिजल्टेंट जो ये हो गया कौन सा फाई, और यहाँ से ये जो होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा और ये मान लेते हैं थीटा एंगल। तो अब देखिए कि अब इसको अगर हम लोग फाइंड करें तो फाइंड करना चाहे तो फिर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं और इसको हम आगे दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जब हम किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होती है, उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। अगर इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाएं तो ये भी तो ये वाला जो पोर्शन है यही तो हमारा a2 होगा, ये भी a2 होगा और फाई यहाँ पे चेंजिंग है तो पैरेलल है तो यहाँ से कितने एंगल होगा, फाई एंगल होगा। तो देखें ये वाला निकालें तो अब a2 ये है a2, तो इस पर इसका जो कंपोनेंट इस पर होगा वो कितना होगा a2 और ये होगा कास फाई और परपेंडिकुलर पर कौन सा होगा a2 साइन फाई। अब फिर हमको यहाँ पे कौन सा रूल लगा देना है, पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर जो होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा इसका स्क्वायर, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, लेंथ ये हो गया a1 और ये कितना हो गया, इतना डिस्टेंस हो गया a2 प्लस कास फाई। तो ये मिल जाएगा a1 और प्लस a2 कास फाई का होल स्क्वायर और ये जो मिला हमको वो कितना होगा a2 साइन फाई का स्क्वायर, साइन फाई का स्क्वायर, वही चीज़ मिल गया। अब यहाँ से अगर इसको ओपन करेंगे तो हम लोग को a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और क्या मिल जाएगा कास फाई। तो ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा जो हम लोग पहले मैथमेटिकली फाइंड किए थे। अब इस तरह से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से tan थीटा अगर फाइंड करना चाहते हैं हम लोग, जो थीटा है वो कितना हुआ, देखिए ये जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इससे कितना थीटा एंगल आगे है। तो अब इसका क्या कहते हैं tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है a2 साइन फाई, तो a2 साइन फाई अपॉन ये बेस कितना है a1 प्लस a2 और ये कास फाई। देखिए सेम रिजल्ट इस तरह से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हमको फाइंड करना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ओके बच्चों, तो इसको नोट करें बच्चों। हाँ ओके मिटा दें 1 2 3। ओके तो 1 2 3। ओ बाकी सब ठीक है, ओके। तो क्या कहते हैं सितारे। ओके बच्चों चलो, तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे लेते हैं हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी लेते हैं।
तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करना है। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड भी इतना होता है। अब देखिए कि मीडियम तो हमारे सेम है, तो मीडियम जब सेम है तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी जो होगी वो होगी कांस्टेंट। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो है कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने देख लिया था कि फ्रीक्वेंसी को कोहेरेंट सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी कोहेरेंट सोर्स होगा। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो फिर जो होता है कि जो हमारा फेज डिफरेंस होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट से वैरी करने लगेगा, टाइम के रिस्पेक्ट से क्या करने लगेगा, वैरी करने लगा। तो फिर फ्रीक्वेंसी को सेम होना नीड्स है। अब ये कैसे कहें कि टाइम पे वैरी करेगा, तो आप देखें y1 इक्वल टू a1 और यहाँ पे ले लिया साइन ओमेगा 1 ले लिया t प्लस के x1 और दूसरा ले लिया y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2 t प्लस के x2। ये हमारे पास हो गए। अब ये φ1 ये φ2, सेकेंड वेव एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है तो फेज डिफरेंस उसका ज़्यादा होगा। तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो φ2 माइनस φ1 इक्वल टू ओमेगा 2 t प्लस के x2 और यहाँ पे माइनस हो गया ओमेगा 1 t प्लस के x1। अभी इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और t को हमने कॉमन ले लिया प्लस यहाँ पे x2 माइनस x1 और k को यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब देखिए कि यहाँ पे टाइम वाला फंक्शन आ जा रहा है, तो यानी जो फेज डिफरेंस है वो किसके रिस्पेक्ट से वैरी करने लगेगी, टाइम के रिस्पेक्ट से वैरी करने लगेगा। तो जो सोर्स है हमारा कोहेरेंट नहीं रह जाएगा। सोर्स को कोहेरेंट होने के लिए ओमेगा को क्या होना चाहिए, दोनों वेव्स के लिए, दोनों वेव्स के कंडीशन में जो ओमेगा की वैल्यू है यानी फ्रीक्वेंसी है वो हैविंग सेम होनी चाहिए। तो वो कोहेरेंट सोर्स कहलाता है। कोहेरेंट सोर्स आर दो सोर्स विच फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो फेज डिफरेंस क्या है उनका, कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, टाइम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो ये था हम लोगों का, इसको बस बता दिए आपको। अब देखें कि ओमेगा क्या है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा हमारा कांस्टेंट है। और वेलोसिटी जब मीडियम नहीं चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी यानी रो 1/2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो रो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, वेरी कौन कर रहा है, एम्पलीट्यूड। तो आई बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट कर दिए, तो आई इक्वल टू के स्क्वायर। के हम पहले ले चुके हैं, लेकिन वहाँ पे के जो था वो प्रोपोगेशन कांस्टेंट था और यहाँ पे के एक कह दें तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और वहाँ का के जो था वो प्रोपोगेशन कांस्टेंट था। अब देखिए कि हमारे पास एक वेव सोर्स यहाँ पे था और यहाँ पे पी पॉइंट और यहाँ से वेव गई यहाँ पे, दूसरी वेव्स यहाँ पे S2 और यहाँ से ये चल रही है, एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है। इस वेव की जो इंटेंसिटी हुई I1 इक्वल टू के A1 का स्क्वायर, इस वेव की इंटेंसिटी जो हुई वो हो गई I2 इक्वल टू के A2 स्क्वायर। हमको इस P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करना वो फाइंड करना है। तो हम लोगों ने रिजल्टेंट ऑब्वियसली I इक्वल टू कितना होना चाहिए, के ए स्क्वायर, I होना चाहिए। अब
ए स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और कितना है cos phi, ये मिल चुका है हम लोगों का। अब दो चीज़ देखना है यहाँ पे। देखिए कि पहली चीज़ हम देखते हैं कि अगर ए स्क्वायर अगर हमको फाइंड करना है तो आई अपन के, तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं आई बाई के लिख सकते हैं, आई बाई के। और यहाँ पे A1 अगर यहाँ से निकालें A1 का स्क्वायर तो I1 अपन के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं I1 अपन के प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं I2 अपन के प्लस 2A1, A1 निकाले तो अंडर रूट I1 अपन के, तो अंडर रूट I1 बाई के और फिर A2 निकालेंगे तो अंडर रूट I2 बाई के और cos phi। ये देखें रूट के और रूट के को मल्टीप्लाई करेंगे तो के यहाँ पे के यहाँ पे के यहाँ पे के यहाँ पे, तो के से के कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो मिलेगी R इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 और ये होगा cos phi। ये रिजल्टेंट कह दें इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा। अब यहाँ पे अगर ये कहें कि हमारे पास I1 ये ले लें कि अगर A1 A2 A1 और A2 इक्वल टू कितना हो A हो, A1 A2 इक्वल टू ये हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है इसको फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करें तो ए आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर और ये होगा cos phi, cos phi। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो 2a स्क्वायर 1 प्लस cos phi और 1 प्लस cos phi होता है 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, 1 प्लस cos phi इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर इंटू 2 और cos स्क्वायर phi बाई 2, 2 कितना हुआ 4। अब ये स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट, अब यहाँ से अगर इसको हटाते हैं हम लोग तो ए आर इक्वल टू 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये, तो ए और कास स्क्वायर का कास फाइव बाई 2, तो ये हम लोगों को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। अगर इसी तरह से हम ये देख लें कि हमारा I1 I2, जो I1 I2 है, I1 I2 ये भी जो होता है I के इक्वल हो, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी IR वो कितनी होगी I1 प्लस I2, I प्लस I 2I, और यहाँ पे 2 I1 और I2 है, तो यहाँ पे सॉरी गलत हुआ है बच्चों, ध्यान रूट में है, यहाँ से छूट गया, रूट होना चाहिए I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। वेरी सारी मानवीय भूल होती है, कुछ गलतियाँ लिख जाता है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। I1 I2, तो I और I को मल्टीप्लाई I स्क्वायर रूट I स्क्वायर, तो कितना हुआ I यानी 2I को कॉमन ले लिया हमने, तो 2I को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मिला 1 प्लस कास फाई, और 1 प्लस कास फाई को हम कितना लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर 5 बाई 2, तो ये हो गया 2I इंटू 2 कास स्क्वायर 5 बाई 2, और इसको हम 2 2 4 हो गया, तो 4I लिख सकते हैं और ये लिख दिया कास स्क्वायर 5 बाई
2, तो ये इस कंडीशन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी ये होगी। अब इसको नोट करें आप लोग, तो हम लोग को देखना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन। तो चलें बच्चे लिख लें। ओके, लिख लिया? ओके, 1 2 3, 1 2 3 कहाँ गई थी? ओके ओके, हो जाने वाले, हो जाने वाले, तुझको कौन रोका है, चले जाओ। ओके, तो ये था हम लोगों का। अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर। तो टू टाइप के होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर चलेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और इंटेंसिटी मैक्सिमम मीन्स एम्पलीट्यूड भी हमारा मैक्सिमम होगा। और दो फार्मूले हैं हम लोगों के, ए स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और ये है कास फाई। इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 प्लस I2 और प्लस 2I1 I2 अंडर रूट में है, और ये है कास फाई। तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट है, यहाँ रिजल्टेंट लिख सकते हैं, रिजल्टेंट। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम मीन्स एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम तब होंगे कास फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो, और कास फाई की वैल्यू जो तो मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो कास फाई इक्वल टू कितना हो गया? +1। और +1 कब होता है? 0। ये कास फाई इक्वल टू +1 मीन्स फाई कितना होना चाहिए? 0। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और ये डॉट जाए तो 2n पाई लिख सकते हैं। ये nth टर्म हो जाएगा 2n पाई। ये मिल गया हम लोग को पाथ डिफरेंस। अब जनरल टर्म ही अगर लिखना चाहते हैं तो फाई इक्वल टू हम लिखेंगे 2n पाई। अब हमको चाहिए पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू, याद करें, डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई और इनटू कितना था? डेल्टा फाई। डेल्टा फाई का मतलब फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस को हम यहाँ पे रख दें तो लेमडा अपॉन 2 पाई हो गया। और ये हमारा देखिए लेमडा अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे रख दिए 2n पाई रखे। अब 2 से 2 मर गया, पाई से पाई मर गया, तो बचा कितना? n लेमडा। n कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 1 2 3 डॉट। तो 0 रखें तो जो पाथ डिफरेंस कितना हो? 0। फिर 1 रखा तो लेमडा, फिर 2 लेमडा, फिर 3 लेमडा, इस तरह से डॉट कहाँ तक जाएंगे? n लेमडा। यानी कहने का मतलब कि जो हमारे पास 2 वेव्स हैं, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, या 2n पाई हो, या पाथ डिफरेंस 0 हो, लेमडा हो, 2 पाई हो, 2 लेमडा हो, 3 लेमडा डॉट n लेमडा। तो बोथ वेव जो होगी सेम फेज में होगी, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। कहने का मतलब आप देखें कि ये है
तो फर्स्ट वेव हो गया, ये हो गया सेकेंड वेव का क्रेस्ट। तो सेम फेज के लिए इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से मिला, और एम्पलीट्यूड जब होगा तो ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा। यानी इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से जब मिलेगा तो सेम फेज में होगी, या कह लें कि इस वेव का ट्रैक इस वेव के ट्रैक से मिला, तो उस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दो सिचुएशन बनेंगे हमारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कि फर्स्ट वेव का क्रेस्ट सेकेंड वेव के क्रेस्ट से मिलेगा, तो बोथ वेव जो होती है सेम फेज में होंगी, और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे। अगर फर्स्ट वेव का ट्रैक दूसरे वेव के सेकेंड वेव के ट्रैक से मीट करेगा, तो बोथ वेव इन सेम फेज एंड इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये था हमारा कह दें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। अब यही केस हम यहीं पे डिस्कस कर ले रहे हैं डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोग देखें तो चलिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी मिनिमम होती है, और इंटेंसिटी मिनिमम किस पर डिपेंड करेगी, कास फाई पर। कास फाई, और कास फाई की जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू वो होती है -1। तो कास फाई इक्वल टू -1, और -1 है मीन्स फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई, और डॉट डॉट 2n-1 पाई, 2n-1 पाई। अब हमको चाहिए पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस निकालें। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोगों के पास यहाँ पे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाई। अब इस जगह पर आप रखते हैं तो देखिए डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई, और ये होगा 2n-1 पाई। पाई ने पाई को कट किया, सॉरी पाई जो होता है पाई को कट किया। अभी इसको हम लिख सकते हैं 2n-1 लेमडा बाई 2 n यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा, 1 से 2 से 3 डॉट डॉट 1 अगर आप रखते हैं तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, लेमडा बाई 2 रखते हैं तो 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 एंड डॉट 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 डॉट, इस तरह से चलेगा। यानी अगर फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव में फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड डॉट डॉट 2n-1 पाई आर, पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2 डॉट डॉट 2n-1 लेमडा बाई 2, वो तो बोथ वेव्स मीट at point P in opposite phase, both waves meet at point P in opposite phase and intensity and amplitude is minimum। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड हमारे क्या होंगे, मिनिमम होंगे। तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड जो हो गए वो कितने हो गए, मिनिमम हो गए। इंटेंसिटी हमारा मिनिमम हो गया, एम्पलीट्यूड भी हमारा मिनिमम हो गया। तो अब दोनों कंडीशनों में हमको मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड को फाइंड करना है। अभी इसका मतलब ये हुआ कि देखिए कि अगर फर्स्ट वेव का जो क्रेस्ट है वो सेकेंड वेव के ट्रॉक से मिलेगा, तो उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी इसका क्रेस्ट इसके ट्रॉक से मीट किया तो ये हमको मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि अब हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो आप इसको नोट करें। ओके बच्चों, तो नोट कर ले। ओके मिटा दें। ओके,
तो इसको अब हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ से हम मिटाते हैं इसको। अब देखिए कि इस जगह पे हम लोग फाइंड करें क्या कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड फाइंड करना है हमको। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे कास फाई की वैल्यू 1, तो ए मैक्सिमम हो गया स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है, प्लस 2A1 A2 ये मिला। इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ए मैक्सिमम, और ए मैक्सिमम इक्वल टू हमको मिल जाएगा A1 प्लस A2, यानी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो बोथ वेव के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होगा। अब जो होता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड कर ले, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी वो होगी हम लोग की कितना, देखें I1 का I1 प्लस I2 प्लस अंडर 2 बाहर है इससे I1 I2 और कास फाई की वैल्यू 1। अब इसको हम लिख सकते हैं रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर और प्लस 2 रूट I1 और रूट I2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा I मैक्सिमम। तो इतना मिल जाएगा I मैक्सिमम इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2। मिनिमम अगर फाइंड करना चाहते हैं तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे पहले इसको रख लेते हैं मिनिमम को ए मिनिमम। तो मिनिमम आप रखेंगे तो देखिए यहाँ माइनस कर देंगे तो A1 A2 सेम वैसे रिजल्ट निकले, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2, तो कितना मिलेगा ये मिल जाएगा A1 माइनस A2। और इसको जब आप रखेंगे I मिनिमम, तो मिनिमम जो होगा वो कितना हो जाएगा, सेम माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड करने के लिए मिल जाता है आपको I मैक्स अपन I मिनिमम का, और फिर A मैक्स अपन A मिनिमम का फाइंड करना है। तो अगर आपको रेशियो अगर फाइंड करना है I मैक्सिमम अपन I मिनिमम, तो आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। देखिए कि रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा I मैक्सिमम और मिनिमम का। इसको हम एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एम्पलीट्यूड के टर्म्स में आप लिखेंगे तो I इक्वल टू कितना होता है के ए स्क्वायर। तो के तो कांस्टेंट है तो रूट में होगा, तो इधर रेशियो में है तो कॉमन हो जाएगा, वो हम लोग कट जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का मिल जाएगा रेशियो में। बच्चों आप नोट करें तो एक दो क्वेश्चन हम लोग एम्पलीट्यूड फाइंड पर देख लेते हैं। ओके, तो नोट करें। ओके, छोटा क्वेश्चन होगा, कोई बहुत लेकिन कंसेप्चुअल होगा, कंसेप्ट बेस्ड होगा। आपको क्वेश्चन हम बताते हैं कैसे करना है। तो आइए एक दो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, बेहतर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि फर्स्ट
फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इस जगह पर कि डिस्प्लेसमेंट है हमारा 6 cos ओमेगा टी प्लस 8 sin ओमेगा टी फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये कह रहा है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। 6 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। अब इन दोनों में आप देखें तो फेज चेंजिंग कितना हो रही है, साइन और कास। तो इसको भी हम साइन चेंज करना, साइन बनाना चाहें तो ये इसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस ओमेगा टी प्लस 8 साइन ओमेगा टी। यानी फेज चेंजिंग कितना है, π/2 का। तो π/2 का है तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना है, याद करिए कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कास π/2। कास π/2 की वैल्यू ये टर्म्स 0, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 100 और 100 का मिल जाएगा 10। तो ये हो जाएगा हमारा 10। जो यूनिट दिया रहेगा इसका अगर मीटर में है तो यहाँ मीटर लगा देंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, जो यूनिट है वो आपको लगा देना है। तो ये हम लोगों को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं कि अगर हमारे पास y1 है और ये साइन यहाँ पे ओमेगा टी प्लस π/3 और दूसरा है y2 इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी। तो हमको फाइंड करना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको बताना है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फेज चेंजिंग हम लोगों को दोनों में दिख रहा है कितना है, π/3। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा √a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a1 a2, तो 2 a को मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर और कास π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री और कास 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर। तो रूट हम लोग को मिलेगा 3a स्क्वायर और इसको हम a√3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।